स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष वर्मा, यूपीएससी फैकल्टी एट वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक। देखिए, हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने लग रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। इसकी हम पहली 2 वीडियोज़ रिलीज़ कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जो कि शुरू करेंगे हम आर्टिकल नंबर 23 से। ठीक है, तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 23। देखिए, आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि जो ह्यूमन बींग्स की खरीद फरोख्त की जाती है, यानी जो ट्रैफिकिंग इनकी की जाती है, वो गैर कानूनी होगा। क्लियर। और उसके अलावा अगर कोई किसी को बंधुआ मजदूर बनाता है या उसको मिनिमम वेज से कम वेज पे काम करवाता है तो वो भी एक गैर कानूनी अपराध होगा। अब बात करते हैं कि कोई भी अपराध होता है तो उसका कोई एक्ट बनता है, और वो जो एक्ट है कौन बनाएगा? जो ये एक्ट होता है इसके अगेंस्ट वो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ये याद रखना। क्लियर। पार्लियामेंट को ये अधिकार इसलिए दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो पार्लियामेंट यानी जो सेंटर कोई भी कानून बनाती है तो वो पूरे कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू हो। तो उस यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए इसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब देखिए, जो ये अधिकार मिलेगा ये सिर्फ सिटीजन को नहीं, सिटीजन के अलावा जो नॉन सिटीजन्स है उनको भी मिलेगा। यानी कल को कोई फॉरेनर यहाँ पे काम करने आता है तो उसको भी मिनिमम वेज से ऊपर या कम से कम मिनिमम वेज तो उसको देनी ही पड़ेगी। आप फ्री में उससे काम नहीं करवा सकते, ना ही उसको आप अपना बंधुआ मजदूर बना सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक एप्लीकेशन सुनिए, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है इसकी, कि अगर जो जेल के अंदर कैदी होते हैं और जिनको कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो कठोर कारावास का ये मतलब हो गया कि उनसे कुछ काम करवाया जाता है। और वो काम कैसे? जैसे पत्थर तोड़ने का काम हो गया या रेलवे लाइन बिछाने का काम हो गया, और भी कोई हो सकता है। तो जब ये काम करते हैं तो उस काम के रिगार्डिंग गवर्नमेंट उनको कोई ना कोई तनख्वाह देती है, और वो जो तनख्वाह है वो भी मिनिमम वेज के जितनी या उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को इतना ज़्यादा फॉलो करती है कि जो कैदी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, अगर उनसे भी काम करवाया गया है तो उनको भी पैसा देती है गवर्नमेंट। क्लियर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि जब लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट होता है, कोई लार्ज पब्लिक पर्पज़ होता है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वार में इंगेज हो जाए और उस टाइम पे खाना बनाने वाले की जो बावर्ची होते हैं उनकी कमी पड़ जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट की उनको ज़रूरत पड़ जाए, तो उस केस में हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे ऊपर कुछ कंपलसरी ड्यूटी असाइन कर सकती है। और जो ये कंपलसरी ड्यूटी असाइन की जाएगी उसके बदले में ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमको उसके नाम का कोई पैसा दे, कोई वेज दे, यानी वो ड्यूटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। और उस केस में हम आर्टिकल नंबर 23 का सहारा लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमसे काम भी करवाया और हमको पैसे भी नहीं दिए। क्लियर है। और ऐसा करवाते हुए गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेक्स के बेस पे किया जा सकता है कि अगर कोई महिला है तो जो महिला वर्ग है उसको इस ड्यूटी के से बाहर रखा जाए, लेकिन जो मेल्स हैं उनके ऊपर वो ड्यूटी इम्पोज की जाए। एज को ग्राउंड बनाया जा सकता है कि जैसे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर वो ड्यूटी इम्पोज ना की जाए, लेकिन जो 18 से 59 या 60 ईयर्स तक की वर्किंग एज ग्रुप होती है उसके ऊपर वो ड्यूटी इम्पोज की जाए। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 से पहले थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है। रीज़न बिहाइंड क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं आप उनसे एक्स्ट्रा वर्क करवा सकते हो, आप उनको कम तनख्वाह दे सकते हो, आप उनको संडे में भी बुला सकते हो, और आपको अगर गुस्सा है तो आप उनकी पिटाई भी कर सकते हो। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अगर बच्चों को फैक्ट्रियों में काम पे रखा जाता है तो। लेकिन ये एक आदर्श देश की पहचान नहीं है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का निर्धारण किया कि जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का होगा वो कहीं भी काम नहीं करेगा, ना तो ढाबों में काम करेगा, ना किसी फैक्ट्री में काम करेगा। उसका बचपन खराब नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कानून बनाया था तो फिर इसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि जो आपके इनोसेंट वर्क होते हैं,
फॉर एग्जांपल आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसमें सीरियल्स होते हैं, बच्चों का रोल होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, या फिर जो किसान होते हैं और वहाँ पे फैमिली बिजनेस के अंदर बच्चे अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं, तो ऐसे ऐसे फील्ड के अंदर प्रॉब्लम होने लगी। फिर इस कानून को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके इसमें एक चीज़ जोड़ी गई कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको हजारडस एक्टिविटी वाले कामों में नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई भी हजारडस एक्टिविटी के अंदर इन बच्चों को रिक्रूटमेंट पे रखता है तो वो एक तरीके से गैर कानूनी काम हो जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। क्लियर? तो ये याद रखना कि जो 14 से कम के बच्चे हैं वो हार्मलेस इनोसेंट वर्क में काम कर सकते हैं, जैसे फैमिली बिजनेस हो गया, डांसिंग सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, इनमें हो गया। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक कंडीशन ये लगाई है कि जो ये आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले हो ये भी आफ्टर द स्कूल टाइमिंग होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट ने फिर से इस बात का ध्यान रखा है कि स्कूल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है जी आपका आर्टिकल नंबर 25। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है इसके अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं इन्हीं वर्ड्स के ऊपर सारा का सारा आर्टिकल है। जैसे पहला आपका वर्ड है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई धर्म समुदाय के अंदर एक पत्थर के साथ लोगों की भावना इस प्रकार जुड़ जाती है कि वो उस पत्थर को पत्थर ना मान के भगवान मानते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम को मानना, उसके ऊपर बिल्कुल आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसको आप दुनिया के अंदर जग जाहिर कर सकते हो, उसके ऊपर आप कुछ रीति रिवाज बना सकते हो। तो ये जो मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस आर्टिकल 25 में क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर जो आपका बिलीफ सिस्टम तैयार हुआ है वो है आपका कंसाइंस। ठीक? जो आप लोगों को बता रहे हो कि मैं इस पत्थर को अपना ये भगवान मानता हूँ, तो वो हो गया आपका प्रोफेशन, कि आप प्रोफेस करने लग रहे हो कि ये मेरा भगवान है। अगर मान लो आप उसकी पूजा पाठ करते हो, कोई रीति रिवाज बना के उसको निभाते हो, तो वो हो गया उसका प्रैक्टिस करना। और अगर आप उस धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, उसके रिगार्डिंग आप सत्संग कोई कथाएं करते हो, तो वो हो जाएगा आपका प्रोपेगेशन करना। यानी धर्म के प्रति आप अपने बिलीफ को जाहिर कर सकते हो, उसको लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हो, उसके रीति रिवाज प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके लिए आप कोई सत्संग हो गया या फिर कोई जुलूस हो गया या फिर कोई भी धर्म कांड का ऐसा प्रचार प्रसार करने का तरीका हो गया वो आप अपना सकते हो। तो ये आर्टिकल है जी आपका 25। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर पाबंदी है और वो पाबंदी है फोर्सिबल कन्वर्जन, कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करो, अगर आपके समुदाय के साथ कोई जुड़ना चाहता है तो उसको जोड़ो, लेकिन किसी भी तरीके से वो फोर्सिबल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आपका हो गया पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी जब आप अपने धर्म के साथ कोई प्रैक्टिस करते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस प्रैक्टिस से पब्लिक ऑर्डर यानी जो आपके पास ट्रैफिक होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, किसी की हेल्थ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और जो मोरालिटी है जो कि हर सोसाइटी के अंदर अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई होके चलती है, तो जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है उस सोसाइटी की, जो वो सोसाइटी समझती है, उसके साथ भी कोई भी भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। क्लियर? और उसके अलावा एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू FR यानी फंडामेंटल राइट्स। अगर आपकी जो ये धर्म की प्रैक्टिस किसी और फंडामेंटल राइट्स के साथ वोलेट करती है तो भी आप आर्टिकल नंबर 25 को फॉलो नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आर्टिकल 25 के अंदर एक बिल्कुल नई कंडीशन है और आपको ये यहीं पे दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या स्टेट इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है? नहीं, क्योंकि जो धर्म होता है वो हर बंदे का एक निजी मामला होता है। क्लियर? लेकिन ये कहता है कि स्टेट परमिटेड टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी। अभी सेकुलर एक्टिविटी का क्या मतलब है? देखो, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, ठीक है, अब पैसा तो तीनों की तीनों जगह पे आता है, लेकिन उस पैसे का ऑडिट करना वो एक सेकुलर एक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि आपने जब पैसे का हिसाब किताब, लेखा जोखा, जब आपने उसका विश्लेषण किया, जब आपने उसको एक तरीके से
स्क्रूटिनाइज किया तो आपने ये नहीं देखा कि आप मंदिर का पैसा स्क्रूटिनाइज करने लग रहे हो या मस्जिद का करने लग रहे हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? सेकुलर एक्टिविटी बोलते हैं। तो ऐसे जो सेकुलर एक्टिविटी होते हैं इसके रिगार्डिंग जो स्टेट होता है वो इंटरफेयर कर सकता है, वो उसको परमिशन है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 26, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जो कि कहता है कि जो भी आपने धर्म मान लिया और जो आपके रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उसकी रिगार्डिंग आप कोई भी धर्म संस्था को एस्टेब्लिश कर सकते हो और उसके इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके जो भी धर्मकांड होंगे वो आप खुद मैनेज कर पाओगे। उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो यानी कुर्सी मेज वगैरह, या फिर ज़मीन जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उनको आप परचेज कर सकते हो उस संस्था के नाम से। और उसके अलावा जो आप थोड़ा सा लॉ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये भी आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। यानी आर्टिकल नंबर 25 और 26 दोनों के दोनों धर्म के रिगार्डिंग तो है, लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि 25 सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करने लग रहा है, जबकि 26 पूरी कम्युनिटी की बात करने लग रहा है, यानी पूरे समुदाय की बात करने लग रहा है। कि आप अगर मान लो आर्य समाज से हो तो जो समाज वाली बात कही है, तो आप दयानंद मठ जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन खड़े कर सकते हो। वहाँ पे किस तरीके से कोई भी काम होगा ये आप खुद डिसाइड करोगे। उसके रिगार्डिंग जो आपकी कार या फिर कोई वहाँ पे दरी, मेज, कंप्यूटर, जो भी आप वहाँ पे सेटअप लगाना चाहते हो वो आप उस संस्था के नाम से खरीद सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 26 के अंदर ही। तो पहले तो इसने दे दिया जी डिफरेंस आपका आर्टिकल नंबर 25 और 26 के अंदर, वही कि जो 25 है वो इंडिविजुअल बेसिस पे और 26 का है आपके पास कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, अब अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस निकल के आता है। जो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, ये तो वो सेम हो गया, लेकिन अगर जो दोनों में डिफरेंस की बात करोगे तो देखोगे आप 25 में क्या रखा था कि यहाँ पे देखिए जरा कि जो अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू एफआर है ये भी आपका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड बन सकता है। लेकिन 26 में कहता है कि जो अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू एफआर है वो आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड नहीं बनेगा। तो ये जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर इन्हीं पॉइंटों के ऊपर सारी लड़ाई होती है, जो स्टेटमेंट दी जाती है। तो इसलिए ध्यान से देखना कि 25 और 26 के अंदर एक ही छोटा सा जो डिफरेंस है, जो सिमिलर लगता है लेकिन है नहीं सिमिलर, बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। ये इसका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं जी आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 से पहले मैं आपको एक जजिया के बारे में बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो जजिया होता था उसको तुर्क लोग लेके आए थे यहाँ पे, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम आया था। उस टाइम पे जो जजिया था इसका कंसेप्ट ये हुआ करता कि मुसलमान लोग ये समझा करते कि हिंदू भी छोड़ो, गैर मुसलमान का कोई भी एरिया है जिसको मुस्लिम राजा अपने अधीन रखता है तो एक तरीके से उस समाज को वो प्रोटेक्ट करने लग रहा है। वहाँ के लोगों को जो कि गैर मुस्लिम हैं उनको वो प्रोटेक्शन देने लग रहा है। तो गैर मुस्लिमों की एक तरीके से सेवा करने लग रहा है वो मुसलमान शासक या वो किंग। तो इसके बदले में वो उनसे एक टैक्स लिया करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जजिया। तो जजिया क्या है? जजिया कोई ये नहीं है कि कोई तीर्थ पे जाने लग रहा है तो उससे कोई टैक्स लिया, कोई उससे फीस लिया। जजिया ये है कि कोई मुस्लिम राजा अपनी गैर मुस्लिम प्रजा से एक तरीके से उनकी प्रोटेक्शन के बदले में कर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जजिया बोलेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये तो होगी हिस्ट्री की बात। अगर मॉडर्न में देखो तो हो सकता है कि कई कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि बांग्लादेश है, जैसे कि आपके पास सऊदी अरब है, ये कुछ कंट्री मैंने ऐसी बताई है जहाँ पे उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है कि भाई हम इस्लामिक कंट्री हैं, यानी वे टैक्स तो सभी से लेंगे। अब अगर वहाँ पे कोई हिंदू रहता है, कोई क्रिश्चियन रहता है, कोई पारसी रहता है तो टैक्स तो वो सबको लेंगे, सबसे लेंगे। लेकिन जब उस टैक्स के पैसे की रकम को खर्च करने की बारी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एक्टिविटीज़ के ऊपर ही उन टैक्स का खर्चा करते हैं। ये बात आई समझ में कि वो टैक्स ले रहे हैं सभी से, सभी समुदाय से टैक्स ले रहे हैं। लेकिन जो एक कंट्री है जिन्होंने अपना एक राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है, ये उस टैक्स के पैसों को कहाँ पे खर्च करते हैं, उसी पर्टिकुलर धर्म के प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस में, और कहीं पे भी वो उस पैसे को नहीं जाने देते।
तो आर्टिकल नंबर 27 इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि हमारे देश के अंदर कभी भी इन दो में से कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। जैसे कि देखो पहली लाइन में क्या लिख रखा है, पहली लाइन कहती है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। किसी भी पर्सन को, पर्सन का मतलब यहाँ पे सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों हो गए, ठीक है, किसी भी बंदे को जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहा है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा टैक्स पे करने के लिए। कौन सा टैक्स? वो टैक्स जो कि किसी भी धर्म के, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन और मेंटेनेंस में यूज़ हो। आप टैक्स तो लो लेकिन किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए आप किसी से टैक्स नहीं लोगे। पहली बात ये। अब आ जाते हैं इसके दूसरे फेज़ पे। इसने जो शब्द यूज़ किया वो क्या किया? पर्टिकुलर रिलीजन। अब इसका दूसरा फेज़ ये निकल के आता है कि सरकार रिलीजियस प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए पैसा तो खर्च कर सकती है लेकिन किसी पर्टिकुलर नहीं बल्कि सभी रिलीजन के लिए। यानी अगर सरकार चाहती है खर्च करना उस टैक्स के पैसे को तो किसी पर्टिकुलर पे नहीं करेगी बल्कि ऑल रिलीजन है इनके लिए वो टैक्स का पैसा खर्च कर सकती है। क्लियर? और जो भी हमारे पास धार्मिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे आप ये कह लो कि जो मानसरोवर यात्रा होती है, कैलाश यात्रा होती है या हज यात्रा होती है, तो इन यहाँ पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कुछ पुलिस फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय करती है प्रोटेक्शन के लिए। वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वहाँ पे लंगर वगैरह लगाए जाते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाती है, तंबू वगैरह लगाए जाते हैं रहने सहने के लिए जो लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे जब ये सेवा दी जा रही है स्टेट के द्वारा तो उनका खर्चा भी आता है। अब बात ये आती है कि उस खर्चे को कवर कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मान लो उस धर्म के ऊपर गवर्नमेंट ने पैसा खर्च कर दिया तो गवर्नमेंट के पास तो सारा पैसा टैक्स का है और आर्टिकल नंबर 27 उन्हें रोक देगा कि भाई टैक्स का पैसा तो आप धर्म के प्रचार प्रसार या मेंटेनेंस के लिए खर्च कर ही नहीं सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो क्या तरीका अपनाया कि द स्टेट कैन ओनली लेवी ए फी। जो सुविधाएं आपको दी गई है उस पर्टिकुलर धर्म के लिए तो उसके बदले में आपसे फीस ले सकती है लेकिन टैक्स नहीं ले सकती। ये बात ध्यान में रखना, आया हुआ क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर धर्म के मेंटेनेंस के लिए वहाँ के संप्रदाय के लोगों से फीस तो ले सकती है लेकिन टैक्स नहीं ले सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जब कल को आप IAS बन जाओगे और आपको इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ेगा तो ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ती है और ये काम आती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है जी आपका आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि ये बात तो पक्की हो गई कि जो अपने पास धर्म होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, उनको किसी न किसी तरीके से आज़ादी देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल बात करें स्कूल की बात करते हैं, क्या स्कूल के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? आर्टिकल नंबर 28 इसके बारे में बात करता है। तो देखिए, पहली बात तो आप ये देखो कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 4 तरीके के रिकॉग्नाइज किए गए हैं। जैसे पहला कहता है कि ये वो स्कूल हैं, वे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। यानी इसके अंदर जो पैसा लगेगा गवर्नमेंट का लगेगा, उसको जो मेंटेन करेगा, जो एडमिनिस्टर करेगा वो भी स्टेट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है कि देखो, जो ऐसा स्कूल जो बनाया तो हुआ है किसी ट्रस्ट ने लेकिन उसकी देखभाल कौन करने लग रहा है? एक गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे DAV स्कूल है, ये आर्य समाज से रिलेटेड स्कूल है। अगर मान लो इन्होंने कोई ट्रस्ट बना के अपना खुद का एक स्कूल बनाया और स्कूल बना के वो DC के अंडर कर दिया तो पैसा किसका लगा? आर्य समाज का। और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कौन करने लग रहा है? DC क्या है? एक सेकुलर। जबकि आर्य समाज सेकुलर नहीं है, वो एक हिंदू धर्म को लेके सक्रिय है, एक्टिव है। क्लियर? तो दूसरी तरह का जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा होता है। अब आ जाते हैं तीसरा। ये जो तीसरा है रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। कई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि स्टेट से कुछ पैसा लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे हमारे पास फंड पूरे नहीं है लेकिन स्कूल की ज़रूरत है इस जगह पे, तो कुछ पैसा हम लगा रहे हैं, कुछ पैसा आप हमें दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपके पास थर्ड काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और फोर्थ, ये तो आपने बहुत ज़्यादा देख रखा होगा कि जितने भी अपने प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है? तो ये कुल मिला के अपने पास 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस हो गए। अब जो ये 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर धार्मिक
यानी रिलीजियस प्रोपेगेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें पहले टाइप की जो कि पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है हर तरीके से, वहाँ पे तो कोई भी धार्मिक गतिविधि हो ही नहीं सकती, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। अब बात करते हैं सेकंड वाले। अब देखो सेकंड वाले हमने देखा था कि जो इंस्टीट्यूशन बना है वो किसी धर्म संप्रदाय के पैसों से बना है, तो जाहिर सी बात है वो क्या चाहेगा कि यहाँ पे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो इसलिए सेकंड वाले में परमिटेड है। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। थर्ड और फोर्थ में हमने देखा कि यहाँ पे जो प्राइवेट बॉडी होती है उसका इंटरफेरेंस आ गया, और जहाँ पे प्राइवेट का इंटरफेरेंस आ जाए, चाहे वो थर्ड टाइप हो चाहे वो फोर्थ टाइप हो, तो वहाँ पे एक वॉलंटरी बेसिस है। वॉलंटरी बेसिस का क्या मतलब है कि जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है, उसको चलाने वाला जो बंदा है वो वहाँ पे हवन करवाना चाहता है, या कोई वहाँ पे फंक्शन है उस फंक्शन में हवन करवाना चाहता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उन स्टूडेंट को कंपेल नहीं कर सकता। मेन बात ये है, वो चाहे तो धर्म कांड कुछ भी करे उस स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन वो किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टाफ को कंपेल नहीं कर सकता कि आपको पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा। उनकी मर्जी है, वे इस मामले में वॉलंटियर हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो आपके उस धर्मकांड में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज वे मना कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 28। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पर जो कि है आपका आर्टिकल नंबर 29। देखो जो आर्टिकल नंबर 29 है या 30 है, ये दोनों के दोनों माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? ये एक छोटा सा समुदाय होता है, और इस समुदाय की पहचान के लिए क्या बात बोली गई है? कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ध्यान देना यहाँ पे एनी सेक्शन बोला है, किसी धर्म के बारे में बात नहीं की गई है। यानी धर्म चाहे कोई सा भी हो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, उसमें से एक छोटा सा आप सेक्शन उठा लो, और उस सेक्शन को कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? उसकी भाषा से, उसकी लिपि से, या उसके कल्चर से। यानी कोई भी सेक्शन चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, वो ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, इन तीन चीज़ों को बेस बनाना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेक्शन है जिनकी बिल्कुल अलग तरह की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उनको अधिकार है इन चीज़ों को कंजर्व करने का। ये अधिकार कहाँ से मिलता है जी? आर्टिकल नंबर 29 से। अब ये देखो कि उनकी एक भाषा थी, हो सकता है वे हरियाणा है जैसे हमारा, तो इस हरियाणा के अंदर एक छोटा सा समुदाय ऐसा है कि जो ना तो हिंदी बोल रहा, ना इंग्लिश बोल रहा, ना और जितनी भी हमारी भाषा रिकॉग्नाइज की गई उनमें से कोई भाषा नहीं बोल रहा, और एक नई तरह की भाषा का ये विकास कर ले। ठीक है, अब 50,000 के आसपास लोग ऐसे हो जाएं जो उस एक नई तरह की भाषा को बोलते हैं, उसी में कम्युनिकेट करते हैं, तो आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपको अगर हरियाणा में रहना है तो आप हिंदी में, हरियाणवी में या इंग्लिश में ही बात करोगे, आप अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करोगे। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको अधिकार है राइट टू कंजर्व द सेम। क्लियर? और कल को अगर उनका एक लीडर निकल के आता है और वो लीडर ये कहता है कि देखो हम अपनी भाषा का विकास करेंगे और हम अपनी भाषा को फैलाएंगे, उसका एक तरीके से विस्तार करेंगे, तो इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वो समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा रहा है, एक इंसाइटमेंट करने की, एक उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी जिसमें कहा था कि इट इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। क्लियर है? और अब जो इस समुदाय के जो बच्चे होते हैं, अब वो बच्चे पूरे के पूरे प्रदेश में अलग से पहचाने जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर बेस में औरों से अलग है। तो हो सकता है कि जब वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाए तो वहाँ पे उनके साथ भेदभाव हो। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 29 उनको इस चीज़ में भी प्रोटेक्शन देता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर द स्टेट और रिसीविंग एड। ठीक है, यानी या तो वो पूरा का पूरा सरकारी संस्थान है या फिर सरकार से वो किसी भी तरीके से मदद लेने लग रहा है, एड लेने लग रहा है, तो
कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है वो इन बच्चों को रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेस पे एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। अगर चाहे उनका रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज कुछ भी हो, एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 29। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 30 में, जो कि इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम पे एक हल्का सा विवाद इसके ऊपर उठा भी हुआ है। आर्टिकल नंबर 39 कहता है ऑल माइनॉरिटीज़, ध्यान से देखना, ऑल माइनॉरिटीज़। अब 29 में 30 में क्या फ़र्क आया? 29 में क्या बात की थी? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यानी कोई भी सिटीजन का छोटा सा समुदाय। और यहाँ पे किसकी बात की है? ऑल माइनॉरिटीज़। और माइनॉरिटीज़ भी कौन सी होनी चाहिए? बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, यानी धर्म या भाषा के आधार पर जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनकी बात की गई है 30 में। लेकिन संविधान के अंदर माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी हो सकती है बहुत तरह की हो, उसमें से 2 सेक्शन उठाए हैं। कौन कौन से? एक तो रिलीजन वाला और दूसरा लैंग्वेज वाला। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया है या नहीं किया है, तो याद रखना कि माइनॉरिटीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। हमारे संविधान में सिर्फ उसके 2 सब सेक्शन उठाए हैं, जो कि रिलीजन और लैंग्वेज है। हाँ जी, तो दोबारा आते हैं आर्टिकल 30 पे। कहता है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसका क्या मतलब है? हमने ये देखा कि भाई मान लो कि धर्म के आधार पर एक छोटा सा समुदाय है जिसको हम माइनॉरिटी बोलने लग रहे हैं। अब उनको अपने धर्म को फैलाना है या बचाए रखना, कंजर्व रखना है, तो उनको ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने धर्म के आधार पर कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब जो ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करेंगे तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद करें, ये भी आज़ादी दी गई है। अब मुद्दा क्या निकल के आया? मुद्दा ये निकल के आया कि माइनॉरिटीज़ के ग्रुप ने पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके इंस्टीट्यूशन भी बना दिया। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन बना के एक समुदाय ऐसा था, उसका मैं नाम नहीं लेने वाला, उसने एक अमीर व्यक्ति को या अमीर एक संस्था थी उसको बेच दिया, जो कि माइनॉरिटी के अंडर नहीं आता था। फिर ये बात चली गई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तब एक वर्डिक्ट आया जिसमें कहा गया कि देखो, अगर आप माइनॉरिटीज़ के बेस पे अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने लग रहे हो तो जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक माइनॉरिटी का बंदा ही करेगा, माइनॉरिटी से बाहर का कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये आ सकता है आज के टाइम पे, क्योंकि इसके बारे में इस साल के करंट अफेयर में जिक्र हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ माइनॉरिटी पीपल ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी चॉइस से करें। तो अपनी चॉइस का क्या मतलब होता है? जो इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरह की किताबें पढ़ाई जाएंगी, किस तरीके के उनके डिसिप्लिन होंगे, किस तरह के उनके टीचर्स होंगे, क्या उनका सिलेबस रहेगा, ये भी सब ये पहले जो माइनॉरिटी समुदाय होता था ये खुद ही डिसाइड करता था। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह रखा था कि स्टेट क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और बच्चों को कम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए, लाइवलीहुड ताकि कमा सके बाहर समाज में आने के बाद, स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। किस किस मामले में? कि इनके सिलेबस के बारे में, इनकी नोटबुक्स के बारे में, इनके डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है, या फिर जो उनका टीचिंग स्टाफ है उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। बट कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करते हुए डरती थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले यही काम किया कि जो इनके रूढ़िवादी तत्व होते थे मदरसा के अंदर, उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और सारी की सारी एजुकेशन सिस्टम को जो लेटेस्ट पूरे इंडिया के अंदर जो लागू है उस एजुकेशन सिस्टम के साथ उन्होंने मैच करवाया। तब ये बहुत बड़ा हंगामा बना था और न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी इसके रिगार्डिंग बातें आई थी। तो ये याद रखना जी, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये राइट तो देता है कि वे अपनी मर्जी से एडमिनिस्टर करें उस संस्था को, लेकिन मल एडमिनिस्ट्रेशन, दोबारा सुन लो, मल एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर ऐसा मत करो कि जो बच्चे हैं कल को वो अपनी संस्था से जाते हैं तो वो समाज के अंदर सबसे पिछड़े रह जाएं। कम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए उनके अंदर, इतनी एजुकेशन, इतनी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। तो मल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं पे भी होता है तो स्टेट इंटरफेयर कर सकती है माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन के अंदर भी। एक और एग्जांपल बताता हूँ, नीट का एग्ज़ाम। आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया के अंदर जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए।
तो ये बात निकल के आई कि जो ये एग्ज़ाम है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये माइनॉरिटीज़ ही अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेंगे। तो इस बात गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वर्डिक्ट दिया कि जो NEET का एग्ज़ाम होने लग रहा है ये एक तरीके से बच्चों को कम्पिटिटिव बनाता है और जो मेरिटोरियस जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का मौका देता है। तो इसलिए माइनॉरिटीज़ जो कि कहते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से, अपने हिसाब के बच्चों को अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन देंगे, उनकी ये बात यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आज के टाइम पे इस आर्टिकल के ऊपर काफ़ी तरह की बहस छिड़ी हुई है, तो इसलिए ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं इस आर्टिकल के, काफ़ी एप्लीकेशंस हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है, हाँ जी। तो देखते हैं दोबारा इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड में कहता है इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर मान लो कोई रेल की लाइन बिछानी है और बीच में कोई ऐसा मस्जिद का मठ आ गया, फिर गुरुद्वारा आ गया, फिर और कोई ऐसी जगह आ गई जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी है तो वहाँ की ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, और जब वो एक्वायर करनी पड़ेगी तो उसके कंपनसेशन के तौर पे वहाँ के मालिक हैं, ओनर हैं, उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा। इस केस में कहता है कि जो पैसा दिया जाएगा वो आपका मार्केट वैल्यू के बेस पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कंपलसरी है कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में जब हम आर्टिकल नंबर 31 पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर, कि जब भी सरकार किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंपनसेशन देना ज़रूरी नहीं होता। जैसे मान लो सरकार आपको कह दे कि एक नागरिक है वो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, और एक बंदे के पास 16 एकड़ की ज़मीन है, तो जो 6 एकड़ की ज़मीन है सरकार उसको अधिग्रहण कर सकती है और उसके बदले में एक पैसा भी नहीं देगी सरकार। लेकिन अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके अंडर 16 एकड़ है, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने 1 एकड़ भी ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं, वहाँ पे एक्वायर करते हैं, तो उस 1 एकड़ का भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर क्या है जी आपके पास 30 का जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि अगर मान लो कुछ इंस्टीट्यूशन जो हमने डिस्कस किए थे कि स्टेट से एड लेते हैं, अब जो स्टेट जब एड देती है इन इंस्टीट्यूशंस को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये आपका एक जनरल इंस्टीट्यूशन है और ये एक आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात किस में कही है, आर्टिकल 30 में कही है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 30 के बारे में ही कुछ बातें। जैसे पहली बात है कि आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही डिस्कस करता है। इम्पोर्टेंट, आपने देखा कि आर्टिकल 29 में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, जबकि 30 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑल माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द टर्म माइनॉरिटीज़ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात भी हमने डिस्कस की। थर्ड पॉइंट, द इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड और एडेड बाय द स्टेट आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अंडर द स्टेट विद रिगार्ड टू सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, टीचिंग स्टाफ, क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन। मतलब स्टेट के पास अधिकार है इन फील्ड को ध्यान में रखते हुए इंटरफेयर करने का। नेक्स्ट पॉइंट, जो राइट इनको दिया गया है कि एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल एडमिनिस्टर करें। तो ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि भाई मल एडमिनिस्टर नहीं कर सकते आप, अगर मल एडमिनिस्टर करने की कोशिश की तो स्टेट इंटरफेयर करेगा और आपका ये राइट आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये था जी आपके पास आर्टिकल नंबर 30 तक। अब देखते हैं आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 32। इसलिए मैंने बोला कि हमने जब फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत की थी उसी वक्त बोले थे कि ये गारंटीड राइट से हैं। अब हम बोल रहे हैं अगर कि गारंटीड है तो कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए। अब जब वो गारंटर होना चाहिए तो उसी टाइम पे हमने कहा था कि आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर होगा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट ये भी एक गारंटर होगा, ये भी एक गारंटर होगा, कंपलसरी नहीं है, पर ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें एक बहुत बढ़िया बात कह रखी है। उसमें बता रखा है कि जो अपने पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है ये आर्टिकल 32 है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट वो आपके कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो है आपके पास 12 से लेके 35 तक। यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार खुद में अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है।
यानी अगर आप अपनी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो वो आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है वो 226 में दे रखा है, 226 में दे रखा है, जो कि फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट आपको एंटरटेन करने से मना कर दे, आपका केस लेने से मना कर दे कुछ ग्राउंड्स पे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी गारंटर है इस केस में। अब सॉरी, ये मेंशन कहाँ पे किया गया है? ये मेंशन किया गया है आपका आर्टिकल 32 पे। अगर गारंटर ही नहीं होगा तो कितनी भी गारंटी दे लो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली थी कि जो हमारे पास आर्टिकल 32 है ये सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आर्टिकल 32 को कुछ हो जाता है तो कोई भी फंडामेंटल राइट कैसे होंगे, कैसे रहेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसलिए जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि संविधान को आप जितना चाहो उतना बदल लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आर्टिकल 32 के बारे में भी बोला गया है कि ये भी एक बेसिक फीचर होगा। आप इस आर्टिकल 32 को किसी भी तरीके से अमेंड नहीं कर सकते, संशोधन इसमें नहीं ला सकते। क्लियर? बाकी सारी की सारी बातें जनरल हैं, आपको लोग सबको पता ही होगी। जैसे पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जब वोलेशन ऑफ FR यानी फंडामेंटल राइट होते हैं तब आप आर्टिकल नंबर 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसमें एक शब्द के ऊपर आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, ओनली FR, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुप्रीम कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में जाओ, एक डिफरेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हो और आपके जो ग्राउंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती। लेकिन हाई कोर्ट हो सकता है कि कुछ और बहाना मना के वो मना कर दे, कोई और बात कह के वो मना कर दे आपका केस लेने से। क्लियर? लेकिन जो एक ख़ास बात ये आती है कि कुछ अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स में हैं तो कुछ आपके ऑर्डिनरी राइट्स हैं, ऑर्डिनरी, जो कि 12 से 35 के बीच में नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ इसी के वोलेशन के केस लेके जा सकते हो और किसी भी राइट के बारे में नहीं जा सकते। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर आप अपने लीगल राइट्स को भी आर्टिकल नंबर 226 की कैटेगरी में लेके जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आर्टिकल नंबर 32 को लेके जाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से राइट्स होने चाहिए? वे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, अब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा, उन आदेश को क्या बोलते हैं? स्पेशल जो ये आदेश होते हैं, इन आदेशों का एक खास नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्स। ठीक है, जैसे मान लो एक अपने पास कागज़ का टुकड़ा है, अगर वो कागज़ का टुकड़ा आप क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाया तब बनाने लग रहे हो, उसके ऊपर कुछ लिखने लग रहे हो, तो वो कागज़ का टुकड़ा क्या कहलाता है? नोट्स, कि मैं नोट्स बनाने लग रहा हूँ। लेकिन अगर वही कागज़ का टुकड़ा जब आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे निकालते हो तब वही कागज़ का टुकड़ा क्या कहलाता है? वो आपकी पर्ची कहलाता है, नकल कहलाता है। सेम जो नोटिस होते हैं, अगर वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट जारी करने लग रही है और आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग जारी करने लग रही है तो ऐसे नोटिस को हम क्या बोलेंगे? रिट्स बोलेंगे। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं अजीब से, ये लैटिन भाषा से उठा रखे हैं क्योंकि ये हमारे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये हमने कहीं कहीं से अडोप्ट कर रखे हैं, तो हमने इनको एज इट इज़ अपना लिया। अब रिट्स जो ये नोटिस होते हैं ये भी हमारे 5 तरह के हैं। कौन कौन से? हाबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी और क्यू वारंटो। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सबको पढ़ेंगे एक एक करके। नेक्स्ट चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल जूरिडिक्शन। इसका क्या मतलब है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया था कि देखो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपकी लोअर कोर्ट से होती है कि लोअर कोर्ट वहाँ का फैसला हो गया, फैसला आने के बाद आप हाई कोर्ट में अपील करते हो, फिर आप हाई कोर्ट का फैसला आया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यानी आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील के रास्ते पहुँचे हो।
लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा तरीका दे दिया जाए कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाओ, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्लियर? यानी आपको ना लोअर कोर्ट में जाना, ना आपको हाई कोर्ट में जाना, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहलाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है? क्या हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है? ठीक है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और 226 आपका हाई कोर्ट को कहता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसलिए बोला गया है कि भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी आपने देखा कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो डायरेक्ट 226 का सहारा लेके। तो एक्सक्लूसिव नहीं है, हाँ ओरिजिनल दोनों के पास है। इसके बाद फिर आपके पास छठा पॉइंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा भी किसी और कोर्ट को ये अधिकार दे सकती है कि आप फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के केसेस को सुनो और रिट्स जारी करो। क्लियर? अब जो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये आपके आर्टिकल 32 में ही लिखी हुई है। कहाँ पे? क्लोज नंबर 6 में लिखी हुई है। तो कहता है द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट आल्सो टू इशू द रिट्स। ठीक है। कंडीशन क्या है? विदाउट प्रीजुडिस द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर, हाई कोर्ट की पावर, इनकी पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको पावर देनी है तो किसी और को दे दो, पर किसी की लेके नहीं। ठीक है। एक तो होता है किसी को एम्पावर करना और एक होता है पावर को शिफ्ट करना। तो भाई आप एम्पावर तो कर सकते हो लेकिन आप शिफ्ट नहीं कर सकते पावर को कि सुप्रीम कोर्ट से ले ली पावर और किसी और कोर्ट को दे दी। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी पावर रहेगी, आप किसी और को बना दो, एम्पावर कर दो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आप आर्टिकल नंबर 32 को रोकना चाहते हो तो रोक तो सकते हो। अब 32 को रोकने का क्या मतलब होता है कि आपको गारंटर के पास पहुंचने नहीं दिया जाएगा। 32 का काम ही क्या है? काम ही यही है कि आप गारंटर को अप्रोच कर पा रहे हो। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि आपको रोका जाए, कि आपको आर्टिकल नंबर 32 ये प्रोविज़न नहीं दिया जाएगा, इसका राइट नहीं दिया जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि आप गारंटर को अप्रोच नहीं कर पाओगे। लेकिन नहीं कर पाओगे जो ये बात कही गई है, ये एक तरीके से वाइड एक्सप्रेशन नहीं है। इसके ऊपर भी कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंडीशन में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, जब नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए रोका जा सकता है। आपकी फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो होते रहे, लेकिन आप उनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। तो वो नेशनल इमरजेंसी का केस हो गया इसका एक एग्जांपल। ऐसे ही बहुत सारे केस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि कब कब आपको रोका जाएगा। आर्टिकल नंबर 358, आर्टिकल नंबर 359, कौन कौन सा? 358 और 359 उनमें मेंशन है कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जब आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे इन रिट्स के बारे में कि जो हमने रिट्स देखी थी इनका मतलब क्या क्या है। देखो जी, सबसे पहली रिट्स आ गई आपके पास हाबस कॉर्पस। हाबस कॉर्पस का जो मतलब होता है वो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ी? इस चीज़ की ज़रूरत ये पड़ी कि जब कोई भी, आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस जाती है गांव के अंदर, फिल्मों में कह रहा हूँ मैं, रील का कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस किसी भी गाँव वाले बंदे को उठाती है, जेल में रखती है, उसको कई दिनों तक पीटती रहती है, फिर उसको गुम कर देती है। तो ऐसे केस जो होते थे बहुत पहले, ब्रिटिश टाइम पे बहुत होते थे, तो उस टाइम पे हाबस कॉर्पस नाम की एक रिट निकाल के लेके आए थे। इसमें कहा था कि देखो, सह शरीर विद द बॉडी उस बंदे को पेश किया जाए। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि भाई सह शरीर पेश किया जाए, वो जिंदा है या मुर्दा है इस बारे में बात नहीं कही गई है। कही क्या गई है? उसका शरीर पेश करो, उसकी बॉडी को लेके आओ हमारे सामने। वो बाद में हम एग्जामिन करेंगे कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है और किस बेस पे हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी को पेश करो। तो जब भी किसी को डिटेंशन में लिया जाता है, डिटेंशन का मतलब क्या है जी? कैद। ठीक, कैद में लिया जाता है, तो उस टाइम पे जो अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, तो हाबस कॉर्पस की रिट को जारी कर सकती है। अब ये जो काम करेगी वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, लेकिन जो प्राइवेट है उसके खिलाफ भी काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई कॉरपोरेशन है, वहाँ पे एक टारगेट आ गया कि हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है और बाई चांस वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा, और वहाँ पे जितने भी काम करने वाले बंदे हैं उनको आप लॉक कर देते हो कि पहले अपना टारगेट पूरा करो तभी जाने देंगे।
और इस तरीके से उनको 4-5 दिन तक लॉक कर दिया और उनके जो परिवार वाले हैं वो चले गए इस कंप्लेंट को लेकर कि हमारे बच्चे थे वहाँ पे उनको कैद कर रखा है, आप उनको छुड़वाओ। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट जारी करके कह सकती है कि उनका जो बॉडी है पेश किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाबस कॉर्पस। तो सेकंड पॉइंट में कहता है इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये लागू कहाँ पे नहीं होगी? ये लागू नहीं होगी जब किसी को लॉफुल तरीके से कैद किया गया है। यानी मान लो किसी को 5 साल की कैद ही दे दी तो उस केस में ये जारी नहीं होगी, वो अपनी पूरी सज़ा भुगतेगा, उसके बाद ही उसकी बॉडी पेश की जाएगी, वो तब तक जेल में पड़ा रहेगा। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर। अगर उसने किसी भी तरीके से कोर्ट की अवहेलना की है या किसी कानून की अवहेलना की है तो भी उसको डिटेन किया जा सकता है और वहाँ पे हाबस कॉर्पस नहीं लगेगी। या फिर डिटेंशन इज़ आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब ये यहाँ पे बात की गई है कि मान लो अगर हाई कोर्ट है, अब चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेट करती है, लेकिन अगर किसी को डिटेन किया गया है गुजरात के अंदर तो यहाँ की हाई कोर्ट वहाँ के बंदे के लिए, वहाँ पे जो बंदा कैद किया गया है उसके लिए रिट जारी नहीं कर सकती। क्लियर? तो ये बात भी कह रखी है कि अपने एरिया में अपने ज्यूरिडिक्शन में ही ये रिट लग सकती हैं और उससे बाहर नहीं जाएगी। तो ये थी जी आपकी हाबस कॉर्पस। आगे बढ़ते हैं, आगे है मैंडामस। देखो जी, मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, यानी आदेश दिया गया है। अब जो ये आदेश दिया जाएगा किसको दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। क्लियर है? अब जो ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं ये जब ऑर्डर करेंगी तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही कर सकती हैं, प्राइवेट को नहीं करेंगी। इस चीज़ को याद रखना। तो ओनली टू पब्लिक ऑफिशियल, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और गवर्नमेंट इनको ये आदेश दे सकती है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो एक बुजुर्ग है जिसकी पेंशन रोक दी गई, रोकने का अधिकार बता दिया कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट है वो दोबारा फिल करने पड़ेंगे। उन्होंने फिल भी कर दिए लेकिन उसकी पेंशन तभी भी नहीं आई। अब जब उसकी पेंशन नहीं आई तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो अपना खाएगा कैसे? उसका जो मेडिसिन है अगर उसका कुछ इलाज चल रहा है तो वो भी अच्छे तरीके से नहीं कंडक्ट हो पाएगा। तो एक तरीके से वहाँ पे उसका जो राइट टू लाइफ है वो एंडेंजर हो गया। अब वो एंडेंजर हो गया किसकी वजह से? एक क्लर्क की वजह से या एक पब्लिक ऑफिसर की वजह से जिसने उसकी फ़ाइल को दबा दिया या उसकी फ़ाइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से उस पब्लिक अथॉरिटी के पास ये ऑर्डर आएगा कि मैंडामस, कि आपको आदेश दिया जाता है कि इस बंदे की जो फाइल है उसके ऊपर या तो हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन उसको प्रोसेस में लेके आओ, उसको लेके मत बैठे रहो। ठीक है? तो इस तरीके से कोर्ट होती है जो इन्फीरियर कोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी उनका कॉरपोरेशन है वहाँ पे इस रेट को जारी कर सकती है। अब कहाँ पे जारी नहीं होंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बातें। भाई प्राइवेट के केस में नहीं होगा, जहाँ पे ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है वहाँ पे नहीं होगा। डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब हो गया? जैसे गवर्नर है, गवर्नर के हाथ में ही होता है कि जब इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी है जिसके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे आपने देखा कर्नाटक के केस में, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र के केस में, तो इन केसेस के अंदर आपने देखा कि कुछ पार्टी का सेक्शन ऐसा आया कि जिसके पास सीटें तो मैक्सिमम हैं लेकिन एक पूरी मेजॉरिटी के साथ नहीं खड़ा है वो बंदा, वो पार्टी। तो उस केस में जो गवर्नर है उसकी मर्जी हो जाती है कि वो किसी को भी सीएम की पोस्ट के लिए इनवाइट कर सकता है। ठीक है? तो ये जो इसकी पावर है वो क्या है? डिस्क्रिशनरी, उसकी मन मर्जी की है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आदेश नहीं दे सकती। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट का गवर्नर, अभी जो हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद खास बात देखो जी डी में, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो ना क्लियर कट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर लागू नहीं होएगी। हो सकता है कि जो उसके अदर जजेज हैं उनको मैंडामस दिया जा सकता हो, लेकिन जो चीफ जस्टिस होगा उसको तो बिल्कुल भी मैंडामस ये रिट जारी नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं जी, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या चीज़ है? क्यू वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है? वारंट का मतलब ही अधिकार होता है कि तुम्हारे पास अधिकार है। अब मान लो कई सारी पोस्ट ऐसे होती हैं जहाँ पे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती,
जहाँ पे सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है, उसकी सीनियरिटी देखी जाती है, उसकी वर्किंग प्रोफाइल देखी जाती है और उस बेस पे उसको उस पोस्ट पे बिठा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, बल्कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं या आईआरएस होते हैं उन्हीं की किसी की परफॉर्मेंस को देखा, अच्छे से एनालाइज किया और उनको प्रमोट करके डेप्यूट करके उस पोर्शन पे सिलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जब मान लो किसी भी बंदे को वहाँ पे सिलेक्ट करने लग रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि एक ही बंदा होता है, आपके पास 10 बंदों की लिस्ट होती है। उसके बाद आप उन 10 को एनालाइज करते हो, फिर उनमें से एक को अच्छे तरीके से एनालाइज करके आप उस सीट के ऊपर बिठाते हो। तो कल को अगर बाकी जो 9 बंदे थे उनको लगता है कि यार जो इस सामने बैठा हुआ बंदा है इसके पास ना तो हमसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग है, ना इसका जो वर्क प्रोफाइल रहा है आज तक का वो अच्छा रहा है, तो वो केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि किस अधिकार से उस बंदे को प्रमोट करके उस पोस्ट पे बिठा दिया गया और हमको साइड में कर दिया गया। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर सकती है रिट कि क्यों वारंट हो। वहाँ पे गवर्नमेंट से पूछ सकती है कि आपने इस बंदे के अंदर खास क्या देखा कि आपने इसी को ये पोस्ट दी, बाकी जो और 9 थे आपने इनको साइड में कर दिया। तो वहाँ पे उनकी जवाबदेही बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्लियर है? इसमें ख़ास बात क्या आती है? इसमें ख़ास बात ये आती है कि इस रिट को लगाने के लिए कोई भी बंदा आगे आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता है, एग्रीव्ड मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो 9 बंदे रह गए, ज़रूरी नहीं है कि 9 बंदे हों, इनका कोई रिश्तेदार या फिर कोई पत्रकार या फिर कोई एक आम आदमी जिसको भी लगता है कि कुछ अनफेयर हुआ है वो इस रिट को लगवा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी आपके पास प्रोहिबिशन। अब अपने पास एक रीट थी मैंडामस और एक है प्रोहिबिशन। दोनों में एक खास बात यह है कि जहाँ मैंडामस कहता है कि काम करो, प्रोहिबिशन कहता है काम मत करो, लेकिन दोनों के रेफरेंस अलग अलग हैं। कैसे बोला? जो देखो मैंडामस की बात करें तो इसने काम करने की जो कही है वो किस किस को कही है? जितने भी गवर्नमेंट के उपक्रम हैं या फिर इन्फीरियर कोर्ट है उन सबको कहा है। लेकिन जब रोकने की बारी आएगी ना तो रोकना किसको है? सिर्फ और सिर्फ जो अपनी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, कुल मिला के जुडिशरी के अंदर ही जो इन्फीरियर कोर्ट है उसी को रोक सकते हो। आदेश आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को दे सकते हो, इन्फीरियर कोर्ट को दे सकते हो, लेकिन जब रोकने की बात कहोगे तो आप किसको रोकोगे? सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर जुडिशरी उपक्रम को, इंस्टीट्यूशंस को। क्लियर? हाँ जी, ये तो हो गया प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन ये रिट जारी क्यों की जाती है? जब कोई भी कोर्ट हमें ऐसा लगती है कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग रही है या जो इसकी लिमिट है ये लिमिट से आगे जाके फैसला सुनाने लग रही है, अपने जुरिडिक्शन से बाहर ही फैसले सुनाने लग रही है, तो उसके ऊपर इस तरह की रिट जारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लोअर कोर्ट होती है, उस लोअर कोर्ट को ये कह दिया कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा सुना सकते हो, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा आप नहीं सुना सकते। अगर ऐसा कोई केस आता है कि जिसको आप 10 साल 15 साल की सज़ा सुनाना चाहते हो तो आप वो केस अपनी हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन उस कोर्ट ने एक रिस्क लिया और उसने किसी को 10 साल की सज़ा सुना दी, तो उसके ऊपर कंडीशन क्या थी कि 7 साल तक की ही सज़ा सुना सकता है वो, उससे ज़्यादा उसके पास पावर नहीं थी। तो उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, तो इस केस में उसको प्रोहिबिशन ये रिट जारी हो जाएगी कि रुक जा, नहीं कर सकता ये काम, ये आपकी पावर में नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं, एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग रिट होती है जिसको आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते, वो है जी आपकी सर्सियोरारी। अब सर्सियोरारी ये चीज़ क्या है? इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म्ड। आमतौर पे प्रोहिबिशन और सर्सियोरारी को लोग एक जैसा समझते हैं। क्यों बोला? क्योंकि दोनों की जो सेकंड कंडीशन है वो लगभग सेम है कि इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये बात आपकी सेम है, बट काम करने का तरीका अलग है दोनों में। क्या बोला? प्रोहिबिशन में क्या होता है कि फैसला सुनाया नहीं गया है, ठीक है, प्रोसेस चल रही थी और प्रोसेस चलते हुए हमको लगा कि जुरिडिक्शन से बाहर काम करने लग रहा है, तो उस केस में हमने उसको रोक दिया। ठीक। सर्सियोरारी में क्या खास बात आती है कि ये प्रोहिबिट तो करती है और उसके साथ साथ उसका उपचार भी करती है। मतलब इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। अब होता क्या है कि कोई भी हायर कोर्ट होता है वो अपने लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है कि आप जो भी काम करने लग रहे हो आप सर्टिफाई करके एक बार हम तक पहुंचा दो। ठीक है। अब वो जैसे सर्टिफाई करके आया है या फिर कोई पेंडिंग केस था उसमें बहुत ही सीरियस तरह की कुछ
मिस इंटरप्रिटेशंस की जा रही थी लॉ की, तो उस केस में भी जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को कह सकती है कि जो आपका पेंडिंग केस है उसको एज इट इज़ हमारे पास शिफ्ट कर दो, या अगर आप उसका एक ऑर्डर सुना चुके हो तो भी शिफ्ट कर दो, क्योंकि फिर बाद में क्या करना है, उस ऑर्डर को स्क्वैश करना है। हायर कोर्ट उस लोअर कोर्ट के आदेश को स्क्वैश कर देगी और उसके बाद उसको क्या करेगी, क्योर करेगी। तो इसलिए इस रिट को प्रिवेंटिव तो बोला ही गया है कि भाई पेंडिंग केस में प्रिवेंटिव हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ क्यूरेटिव भी बोला गया है। तो प्रोहिबिशन में और सर्च्यूरारी में ये मेजर फ़र्क है कि प्रोहिबिशन के अंदर क्यूरेटिव नहीं होता हाई कोर्ट या उससे ऊपर वाली जो हायर कोर्ट होती है, लेकिन सर्च्यूरारी में जो हायर कोर्ट होती है वो क्यूरेटिव भी होती है। ठीक है, तो ये होगी जी आपकी सारी की सारी रीड्स, और आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 32 तक हमने इसको सारा का सारा स्टडी किया। अब जो आपके पास किताब है उस किताब के अंदर जितने भी ये पॉइंट है आप इनको एक बार पूरा पढ़ो, क्योंकि किताब के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम के अंदर किताब में से, इस बुक में से एज इट इज़ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम एक वीडियो और करेंगे, और जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जो अब तक यूपीएससी में आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि जितना भी हमने वीडियो के अंदर स्टडी किया है वो कितना यूज़फुल था और किताब में से किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।